नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का पानी की कहानी नामक लेसन। उसको हम पढ़ेंगे कि पानी हमारे पास कैसे पहुंचता है। यानी जल है तो कल है, जल के बिना हमारा जीवन है वो व्यर्थ होता है और हम पानी की एक एक बूंद को बचाने की बजाय हम उसे नदार्द रूप से, बेतहाशा रूप से बहाए जाते हैं। पानी की बूंद किस तरह से एक एक वृक्ष से ओस के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से ब्रह्मांड में पहुंचती है और हम सब तक आती है। तो आइए देखते हैं पानी की कहानी पाठ का अनुवाद। हाँ विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपको एक क्लास टीचर की भांति रेगुलर आपका सिलेबस उसी तरह से दे रहा हूँ जिस तरह से आप विद्यालय में जाके अध्ययन कर रहे होते हो। जिस तरह से मैं आपको करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, आपको इस तरह से और कोई वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर के अंत तक देखें। यदि आप अच्छे से पाठ को पढ़ लोगे ध्यानपूर्वक तो आपको निश्चय ही उसके प्रश्न जो है ना याद करने में कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर पहुंच गई है। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह उतर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव किया कि यह शवर मेरी हथेली से निकल रहा है और ध्यान से देखने से मुझे मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल करके शवर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया। मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। मैं बेर के पेड़ से आई हूँ, झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। तो देखिए, कवि ने बूंद का, पानी की बूंद का मानवीकरण किया है। मानव की तरह उससे बातें करता हुआ दिखाया है। देखिए, ना तो पानी की बूंद बोल सकती है, ना बात कर सकती है, लेकिन लेखक ने यहाँ पानी की जो महत्ता है उसको दर्शाने के लिए उसे जुबान प्रदान कर दी है और मानव को समझाना चाहा है कि पानी का महत्व क्या होता है।
बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि यकायक पकड़ी गई, यानी अचानक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए, वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन करके उसे बाहर निकाल देते हैं। यहाँ कहने का आशय ये है कि पानी की बूंद के बिना पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात पानी की एक एक बूंद जड़ों में जाकर के पेड़ को हरा भरा करती है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। क्या तुम समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए गए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। यानी बूंद के माध्यम से लेखक ने कहलवाया है कि वृक्षों का जो निर्माण होता है, वर्धन होता है, संवर्धन वृद्धि जो होती है, वो होती है पानी की एक एक बूंद से, पानी के सिंचन से। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुला करके आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए ने से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़ करके छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा, और मेरी उत्सुकता है वो बढ़ती ही चली गई। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़ करके आगे को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़ करके ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच में पिसती चली जा रही थी। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत, यानी सांसत होती है दुविधा, भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर के जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उसके दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा
हाथ तनिक भी न दुखेगा। अच्छा सुनाओ, बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? बीच में बात काटते हुए मनुष्य ने बूंद से पूछा। हैं, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते हैं। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधी आने लगी। यह पिंड बड़ी तेज़ी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता था, उसका आकार बढ़ता जाता था। जब सूर्य से लाखों गुना बड़ा था, उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकरा करके हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम करके चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूट करके उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। तो देखिए, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ कि भाई बहुत साल पहले कि एक सूर्य के समान ही पिंड सूर्य की तरफ आ रहा था और वह सूर्य से कई गुना बड़ा हो गया। ऐसा लगता था मानो सूर्य उसमें चूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वह सूर्य के करीब आया तो उसकी अत्यधिक ताप के कारण, विद्युत गर्मी के कारण वह खंड खंड में टूट गया और उसका एक टुकड़ा है वो इतना भारी था कि अपना भार संभाल नहीं पाया और वह पृथ्वी के रूप में प्रकट हो गया। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी, मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस यानी बर्फ़ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब वह अत्यंत छोटा हो गया। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया है। मैंने देखा मेरे चारों ओर असंख्य साथी बर्फ़ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी, बर्फ़ के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता था। यानी पानी पहले भाप के रूप में था और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें अलग अलग हुई तो पानी है वो बर्फ़ के रूप में जमा होने लगना शुरू हो गया। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उठने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे।
बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौके नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं। मैंने ऐसे दीर्घ जीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे। अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे निचले वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उसके तरल शरीर पर फिसल रहे हैं। यानी पर्वतों पर जो बर्फ़ होती है भाई, वो उसके बर्फ़ के नीचे के जो ठोस रूप है वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है, जिसको हम पानी के रूप में प्रयोग करते हैं। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने अपनी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बन करके समुद्र तल में मिल गई। यानी समुद्र के पानी में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सूर्य का पानी गर्म होकर के भाप के रूप में आसमान में ऊपर उठता है और फिर बरसात होती है। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत था। यानी वर्णन करने से भी ज़्यादा, जिसका वर्णन अवर्णनीय जिसको कहते हैं। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु यह ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है। यानी सूर्य का जो पानी है भाई वो बहुत खारा होता है और समुद्र का जो पानी है वो बहुत खारा होता है और समुद्र में बहुत भारी भारी जलीय जीव भी रहते हैं। पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन होता चला गया। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र से के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ और कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी थी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे और इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। यहाँ लेखक हमें बताना चाहता है कि समुद्र में कितने भारी जलीय जीव होते हैं। और विद्यार्थियों, इस दुनिया का सबसे बड़ा जो जीव है वो भी मछली होता है, जिसको हम व्हेल मछली बोलते हैं। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंचा था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। उसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इनके पास आ जाती थी और जब वह भूखी होती तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है, यानी मछली मछली को खा जाती है। इसलिए कहते हैं
बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खाती है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहराई तक की तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है, छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत में उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों और गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चलें, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। 3 मील यानी कि 6 किलोमीटर। मैं भूमि में घुस कर के जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता चला जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर के हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वही पड़ा रहना ठीक था। यानी भाई समुद्रों का जल जब पृथ्वी की सतह में से गुजरता हुआ ज़मीन के नीचे आता है, जिस जल को हम कुएं खोद करके बाहर निकालते हैं, यानी धीरे धीरे समुद्रों से रिसाव होकर के पानी पृथ्वी की दूसरी सतह में आ जाता है, जिसको हम पीने योग्य पानी के रूप में प्रयोग करते हैं। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम करके देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। देखिए पानी की धाराएं किस तरह से पर्वतों से आती हुई, नील जल की धाराएं। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़ते जा रहे थे। इसमें अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। तापक्रम यानी पानी का जो क्वथनांक है, उबाल है, वो बहुत ज़्यादा था। यह हमारे लिए असहाय था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओजन और हर्जन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रह करके हिल रहा था। एक बड़े जोर का झटका हुआ। हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है। उसमें धुआं, रेत, पिघली हुई धातुएं और लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की तरह की बात कह रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गर्ज करके आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे, कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोलें करते फिरते थे। बहुत से भाप जलकणों से मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुकाए और एक दिन बूंद बन कर के नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक और
को बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे, यानी हिमालय की हम बात कर रहे हैं। बरसात हिमालय या उन जैसी बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर से बरसात होती है, वो लुढ़क करके धीरे धीरे पहले बर्फ़ के रूप में होती है और धीरे धीरे फिर ओस रूप में वह नीचे आती है और नहरों में, नदियों के रूप में, पानी के रूप में वह बहने चलती है और फिर वो नदियों का पानी धीरे धीरे समुद्रों में जाकर मिल जाता है। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूट करके खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजय से उन्मुक्त होकर के हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसीलिए मैं एक छोटी सी धारा में मिल गई, यानी नहरी पानी के रूप में आ गई। सरिता के वे दिवस बड़े मज़े के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर में के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के एक तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं काली, यानी ये है ना, ये ऊंची मीनार में से काली काली हवा का निकलना बेटा, जो है ना, बहुत सारे कारखाने होते हैं ना, कारखानों का जो धुआं होता है उसको कहा जा रहा है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। जो ही मैं उनके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं उस नल में घूमती फिरी। मैं प्रत्यक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा करने लगी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। यानी भाई समुद्रों की जो चिमनियों का जो धुआं है ना, वो पानी के अंदर छोड़ा जाता है और उस पानी को, है ना, गंदा नाला कहते हैं, उस पानी को बहा दिया जाता है ताकि वायु प्रदूषण ना हो। मैं तुरंत उसमें से होकर के निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के जड़ के पास पहुंची। वह रुकी। सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आँखों से ओझल हो गई। तो ये है बेटा पानी की कहानी। पानी किस किस तरह से अपना रूप परिवर्तित होता हुआ हमारे तक पहुंचता है। हम इसको निरर्थक बहा देते हैं, तो हमें पानी का बड़ा ही बचाव या रक्षा करनी चाहिए। पानी एक बड़ी रक्षणीय वस्तु है, इसलिए कहते हैं जल है तो कल है। तो विद्यार्थियों, हम अगले वीडियो में मिलेंगे इन अभ्यास के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।